हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे क्रिप्टो करेंसी, एलआईसी, डाकघर, वर्चुअल रुपया क्या होता है, एनपीएस, ईपीएफओ, ईपीएफ, पीपीएफ क्या होता है, आई एम नॉट रोबोट। जब आप फॉर्म भरते होंगे तो नीचे लिखा होगा इसमें कि आई एम नॉट रोबोट क्या होता है, कैप्चा कोड क्या होता है, ग्रेच्युटी क्या होता है, डी ए क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। ये कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य में कुछ न कुछ बचाने के लिए ये सब में खाता खोलता है। तो आइए समझते हैं, इसके अंतर्गत में बहुत चीज़ आता है, जैसे में ईपीएफओ आता है, ईपीएफ क्या है, एनपीएस क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। आप भी किसी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि पीएफ आखिर होता है क्या, भविष्य में इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये समझते हैं। देखिए ईपीएफ क्या होता है, ये सरकारी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए है, और इसका जो संगठन कार्य करता है ईपीएफओ काम करता है, कर्मचारी भविष्य निधि। उसका जो ईपीएफओ है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा ये संचालित होता है। ये तो ईपीएफ खास करके सरकारी लोगों के लिए यह खुलता है, जिसमें सैलरी का 12% कटता है। उसमें सैलरी का 12% कट जाता है। किसी व्यक्ति का पेमेंट 1,00,000 रुपया होगा तो 12,000 कट जाएगा, और 12,000 कट जाएगा तो सरकार भी 12,000 उसमें जोड़ देगी। और जब जब वो आदमी रिटायर करेगा तो 24% देकर और उसके साथ में ब्याज जोड़कर उसको दिया जाएगा, और जो रिटर्निंग रुपया होगा वो मिलेगा, साथ में पेंशन भी मिलेगा। यही होता है ईपीएफ होता है, समझ गए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ होता है, समझ गए। इसका स्थापना जो हुआ था 4 मार्च 1952 को हुआ था ये, और इसमें 20 या 20 से अधिक लोग इसमें कार्य करते हैं। इसमें इसके लिए कंपनी या संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में से कुछ राशि काट कर जमा कर ली जाती है, और इस राशि के बराबर ही पैसा कंपनी द्वारा उसके पीएफ खाते में जमा करवा दिया जाता है। साथ ही इस धनराशि पर कुछ सालाना ब्याज ही मिलता है, समझ गए। उस साथ में साल में इसका आपको दिखाया जाएगा इसमें कि कितना आपको पेमेंट उसमें इंटरेस्ट जोड़ा गया है। यह जमा पैसा कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट तक नौकरी छोड़ने के कुछ समय बाद निकाल सकते हैं। आप कोई व्यक्ति अपना निकाल सकता है। 12% आपके वेतन से काट कर खुद 12% ऐड कर देगी सरकार, और साथ में ब्याज देगी। अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा है तो उसको नौकरी छोड़ने के बाद मिल जाएगा, या लास्ट में रिटायर कर रहा है तो वो मिल जाएगा, साथ में ब्याज सहित मिल जाएगा, और लास्ट में उसको पेंशन मिलेगा। तो अभी तो पेंशन 2004 के बाद हटा दिया है, तो उसके जगह पर एनपीएस दिया जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम दिया जाता है। आगे समझेंगे। तो देखिए ईपीएफ के बारे में समझ रहे हैं। इसका स्थापना 4 मार्च 1952 को किया गया। यह एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना है जिसका प्रबंधन ईपीएफ करता है। इसका संगठन जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है, समझ गया, संचालन किया जाता है। इसे खोलने के लिए कर्मचारी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे वह पहली बार कार्य करता है वहीं पर उसका खुल जाता है, और इसमें एक यूएएन नंबर दिया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, तो वहाँ पर खुल जाता है, समझ गया। आइए आगे समझते हैं। देखिए इसमें ब्याज काफ़ी अच्छा मिलता है, 8 से 9% इसमें दिया जाता है, और इसमें रिस्क जोखिम कम होता है, क्योंकि जितना पैसा कटता है 12% कट जाता है, तो म्यूचुअल फंड में हो या शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे वो तो शेयर मार्केट चाहे म्यूचुअल फंड जल्दी गिरता नहीं है, कोई कंपनी का जल्दी गिर जाएगा तो उसमें ऐसा सोच समझ कर लगाया जाता है सरकार के द्वारा, समझ गया। इसके रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है। कंपनी चेंज करने पर पीएफ अकाउंट नहीं बदलेगा। कोई व्यक्ति किसी को नौकरी मिल गया है दरोगा में और वो चला गया दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो उसका पीएफ अकाउंट नहीं बदलेगा। ये सेवानिवृत्ति के समय यही पैसा मिलता है जिसे पेंशन कहते हैं। ये आपातकालीन इमरजेंसी के समय में इससे पैसा निकाल सकते हैं, जैसे चिकित्सा में, शिक्षा में, अपने घर के बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो चिकित्सा में या बीमारी है चाहे कुछ भी है तो इसमें निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपातकालीन के लिए निकाल सकते हैं। ये समझ गए। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया। अब समझते हैं, ये तो प्रॉपर सरकारी के लिए है। अब समझते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, जैसे मैं टीचर में लाइन में है, प्राइवेट टीचर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपना कार्य कर रहा है, कर्मचारी है, उसी को सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने इसका स्थापना 1968 में किया और पीपीएफ का स्थापना किया। और इसमें कोई भी पोस्ट ऑफिस हो या बैंक में 500 रुपये जमा करके पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। हर साल कम से कम 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है इसमें, और यह 15 साल तक चलाया जा सकता है। और 15 साल पूरा
होने पर ये आपको मिल जाएगा। और साथ में इसमें 7 से 8% इसमें ब्याज दिया जाता है। यही बात यह लिखा गया है, हम देख सकते हैं। इसमें प्रति वर्ष 500 से लेके 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं, 15 साल तक चलाया जा सकता है और इसमें ब्याज 7 से 8% तक होती है। इसमें कोई भी बच्चा, वयस्क, वरिष्ठ अकाउंट खोल सकता है, ये समझ गया। यही होता है पीपीएफ, होता है पब्लिक के लिए होता है, और ईपीएफ सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। एक दो और टॉपिक है, ये समझते हैं। जीपीएफ होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। जीपीएफ वो होता है, एनपीएस होता है। आइए समझते हैं पहले जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड क्या होता है। यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। टेम्प्रोरी, जो 1 साल के लिए 2 साल के लिए काम करते हैं उनके लिए है। टेम्प्रोरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिन्होंने 1 साल तक नौकरी की है। सभी परमानेंट कर्मचारी और री एम्प्लॉय पेंशनर्स जीपीएस के तहत अकाउंट ओपन कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बट जो टेम्प्रोरी कार्य करता है उसके लिए भी है। तो जीपीएफ खाते में मासिक वेतन कम से कम 6% योगदान करना होगा। इसमें 6% इसमें कटता है। आइए आगे समझते हैं एनपीएस क्या होता है। न्यू पेंशन स्कीम। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पूरे भारत का पेंशन ही खत्म कर दिया। ये पेंशन किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन नेता को मिलेगा। 3 बार विधायक बनेगा उसको जरूर मिलेगा। सांसद 5 बार 8 बार बना हुआ है उसको ही मिलेगा, लेकिन टीचर चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में उसको पेंशन नहीं मिलेगा। तो कुछ नेता और भी है जिसमें कुछ काम किए और कुछ बोकस काम करके निकल गए। आज जो भुगत रहा है भारत, जो जिसे नेताओं को देखिए, नेताओं को एक सांसद है 8 बार वो लोकसभा चुनाव से जीते हैं और उनको 8 बार मिलेगा पेंशन। और एक टीचर है जो 60 साल तक नौकरी करेगा उसको एक बार पेंशन भी नहीं मिलेगा। एक ऐसा नियम है। तो खैर ये नेतागिरी का बात है। ये केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू किया, नेशनल पेंशन सिस्टम। जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाएगी। ये 9 के बराबर दिया जाता है। ये इसमें ब्याज 9 से 10% तक मिलता है। ये समझ गया, एनपीएस होता है ये। और 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच जो निवासी है या अनिवासी भारतीय हैं, वेतनभोगी या स्वनियोजित योजना के तहत जुड़ सकता है। और 60 से 70 आयु वर्ग के लोग भी एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। यही है इसका नियम है, एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम होता है ये, समझ गया। और इसमें 9 से 10% या 8 से 9% तक ये मिलता है इसमें ब्याज। और इसमें ज़्यादातर केवल भारतीय ही खाता इसमें खोल सकता है ये एनपीएस में। ये तो सबका फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछता है। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। पीपीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये समझ गया। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी वो रकम होती है जो कंपनी की तरफ से कर्मचारी को रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। जैसे में कोई व्यक्ति 5 साल 6 साल तक कंपनी में काम कर लेता है और 10 से ज़्यादा उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो कंपनी का विश्वास हो जाता है कि हमारे यहाँ बहुत मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करता है, लॉयल्टी से काम करता है, इसको एक्स्ट्रा साल में 15 दिन का, उसका सैलरी के 15 दिन का सैलरी दिया जाए, तो एक्स्ट्रा कुछ सैलरी दिया जाता है। यही होता है ग्रेच्युटी होता है। ये सरकारी में भी दिया जाता है और ये प्राइवेट कंपनी में भी दिया जाता है। ये समझ गया। तो साधारण शब्दों में समझे तो ग्रेच्युटी कंपनी में लंबे समय तक काम करने का एक इनाम है। इसमें एक तय फार्मूले के तहत दिया जाता है। अगर आप किसी कंपनी में लगातार 5 सालों तक काम करते हैं तो आपको ग्रेच्युटी का हकदार हैं। ये समझ गया। भारत में लागू ग्रेच्युटी एक्ट जो दिया गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972 एक्ट के तहत आया था। कोई भी व्यक्ति जो भी किसी कंपनी संस्थान में 5 साल तक नौकरी कर चुका है और वहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वह ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी हो जाता है। यानी साल के आखिरी में उसे सैलरी के 15 दिन का अतिरिक्त पेमेंट मिलता है। यही होता है। इसका फार्मूला होता है ग्रेच्युटी बराबर सैलरी प्लस डीए होता है। डीए आगे देखेंगे। गुने 15 हो गया। अब उसमें 26 दिन का जो महीना में काम होता है, 4 दिन छुट्टी संडे पड़ता है, तो 15 दिन एक्स्ट्रा उसको मिल जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट। यही होता है ग्रेच्युटी होता है ये। अब आगे देखिए, एक होता है बोनस। देखिए ग्रेच्युटी अलग होता है, बोनस अलग होता है। बोनस जब कंपनी को अधिक प्रॉफिट होता है
तो कर्मचारी अपने हिसाब से जो सामान या पैसे दिया जाता है कर्मचारी को, वही होता है बोनस होता है। जैसे मैं किसी कंपनी को 20 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ का फ़ायदा, यानी कि वह मन में सोचा था कि 20 लाख करोड़ का इस बार बिजनेस होगा, और उसको 30 लाख करोड़ का उसको फ़ायदा हो गया, यानी कि 10 लाख करोड़ का फ़ायदा हो गया। तो उसी में खुश होकर जो कंपनी का कर्मचारी है, तो समझता है कि मालिक जो कंपनी का कर्मचारी बहुत मेहनत किया है, तो उसको बोनस के तौर पर कुछ कपड़ा हो या मिठाई हो या पैसा दिया जाए, तो वही होता है बोनस। जैसे दीपावली के टाइम मिलता है, छठ पूजा बिहार का जो होता है, उस समय जो काम करते हैं, चाहे और भी पूजा पाठ होता है, दुर्गा पूजा हो, उस समय दिया जाता है, ये स्पेशल ओकेजन के तौर पर दिया जाता है। तो यही होता है बोनस होता है, समझ गए। अब आगे देखिए, अब समझते हैं कैप्चा कोड। किसी भी वेबसाइट पर इसे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है कैप्चा कोड। पहले था रोबोट, बॉट उसको बोलते हैं। पहले था रोबोट, होता था कि जैसे में कोई व्यक्ति टिकट काट रहा है रेलवे का, एक बार में नाम पता लिख कर, कोई दलाल हो चाहे कुछ भी हो, नाम पता लिख कर उसमें एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, पिताजी का नाम है, एड्रेस करके ऐसे ऐसे 50 सैकड़ों दलाल लोग अपना फिट करके रखता था। और जैसे में 11 बजे है, 10 बजे है, जैसा टिकट कटने का माहौल है, उस समय फिट करके रखता था सब कुछ लोड होके। और जब ही टाइम हुआ, फटफटा के 100 कट गया, तो उस समय गूगल को पता होता नहीं था कि कहाँ से टिकट कट रहा है। उसी को हटाने के लिए कैप्चा कोड आया, उसका रीकैप्चा कोड आया। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, ऐसा वो कोड सब आया। तो आइए समझते हैं कैप्चा कोड क्या होता है। ये वेबसाइट पर इसे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। कोई भी फॉर्म डालिएगा, चाहे कोई वेबसाइट पर जाइएगा, तो कैप्चा कोड डलवाएगा ये। तो कैप्चा कोड की मदद से हम वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन तक पर पता लगा सकते हैं कि इनपुट देने वाला कोई रोबोट है या मनुष्य है। यानी कि उसमें कोई बटन टिपने वाला है, आदमी है कि रोबोट है। और डायरेक्ट वो क्लिक हो रहा है तो रोबोट है, तो रोबोट वाला सिस्टम तो हटा ही दिया है, इसलिए कैप्चा कोड आया था। मनुष्य अपना जैसे में QRP34 ऐसी कैप्चा कोड डालकर आप वेबसाइट पर आगे बढ़ सकेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करके आप आगे बढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म जो होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसी तरह कैप्चा होता है, और इसमें डालिएगा CAPTCHA और आगे वेरीफाई करके आगे बढ़िएगा। ये समझ गए, यही होता है कैप्चा कोड होता है। एक होता है री कैप्चा कोड, इसी को थोड़ा मॉडर्न बना दिया है, यानी कि जो डेवलप करके, तो गूगल का एडवांस टेक्नोलॉजी दिया है, इसमें बहुत सारे बुक्स का स्कैन किया गया है, समझ गए। कोई मिस यूज ना करे इसे। इस तरह होगा, देखिए तिरछा वाला होगा ये, इस तरह इसको लेटर डाल के आगे बढ़िएगा। री कैप्चा कोड है ये। और इसके बाद भी एडवांस कुछ दे दिया है, आई एम नॉट ए रोबोट। यह एक एडवांस कैप्चा कोड है, जिसे कोई भी लेटर्स को फिल नहीं करना होता है, बल्कि इसमें टिक लगाना होता है। अगर टिक लगा लिया तो ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। ये समझ गए। टिक लगाते ही लग गया तो उसका IP एड्रेस पता चल जाएगा। किसी को पता चलेगा कि रे 10 वो टिकट काट रहा है, तो नहीं, एक ही टिकट कटाएगा। पता चल जाएगा कि अरे भाई, गूगल वाला बोलेगा रे भाई तू तो लगातार चालाक बनता है, 100 गो टिकट 50 टिकट काट रहा है लगातार, चलो हटाओ, 102 टिकट कटवा के वह लॉक लगा देगा वो। यही होता है। जैसे में इसके लिए कॉमर्शियल जो लिया जाता है, जैसे में गूगल की तरफ से उसको कॉमर्शियल पे करना पड़ेगा कि हमको 50 वो टिकट काटना है। तो रेलवे वाले जो अधिकारी होते हैं, जो टिकट काउंटर पर बैठे रहते हैं, वो अपना उससे संपर्क करके वो कुछ पैसा पेड करके जैसे में टिकट काटते हैं पब्लिक का। वैसे आम पब्लिक कोई काट नहीं सकता है ये। तो IP एड्रेस पता चल जाएगा, जब भी 5 7 10 टिकट काटेगा तो पता चल जाएगा कहाँ से आ रहा है ये। उसका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। फ़ोन नंबर के आधार पर सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि आदमी है या रोबोट है ये, समझ गया। तो वही रोबोट को हटा दिया गया ये, अब गड़बड़ नहीं कर सकता है कोई। देखिए इसी तरह होगा, और इसमें हरा टिक लग के आगे बढ़ सकते हैं आप। इसका बहुत मान्य है। आइए समझते हैं आगे। LIC क्या है। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। जीवन बीमा एक लिखित करार है जो किसी व्यक्ति या बीमा प्रदाता के बीच में किया जाता है। इस करार में बीमा प्रदाता बीमाधारी की मृत्यु या कोई दुर्घटना होने पर उसे कोई पूर्व स्वीकृत राशि देने का वादा करते। जैसे मैं कोई 5 लाख का बीमा 5 लाख 7 लाख का बीमा कराया, 5 लाख का बीमा कराया हो, तो अगर बीच में किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है या डेथ कर जाता है, तो उसको बीमा कवर इसमें किया जाता है। इंश्योरेंस यानी किसी शरीर का या किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का, चाहे कोई भी सामान का, ये सब बीमा कराया जाता है।
और वो क्षति हो जाता है तो उसका जैसे मोबाइल का भी इंश्योरेंस होने लगा है, गाड़ी का तो है ही, आदमी का है, दुर्घटना हो गया, वो सबका इंश्योरेंस करके यही जीवन बीमा होता है। ये किसी के भी जीवन बीमा। देखिए, भारत की संसद ने 19 जून 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया। फिर नींव पड़ी भारतीय जीवन बीमा निगम का, LIC का, और उसमें 5 करोड़ की पूंजी के योगदान से 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किया गया। ये समझ गए, 1 सितंबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था। खास करके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि LIC की स्थापना कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था। समझ गया। अब आगे देखते हैं, डाकघर क्या होता है। पोस्ट ऑफिस। डाकघर एक केंद्रीय संस्थान है जो लोगों द्वारा प्रेषित लिफाफों, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, सामान को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही ये पोस्ट कार्ड, डाक टिकट के अलावा बचत योजनाएं, पेंशन सेवाएं, लोकर की भूमिका निभाती है। डाकघर एक सरकारी कार्यालय है। यहाँ से पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं, ये डाकघर के द्वारा। देखिए, डाकघर का लोगो यही है। देखिए, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इसका आएगा। इसका शुरुआत जो हुआ था 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में स्थापित किया गया था। कौन कौन एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में देख लेते हैं। 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया था ये। और बाकी यह पूछेगा 1854 में भारत में पोस्ट ऑफिस को प्रथम बार 1 अक्टूबर 1854 को राष्ट्रीय महत्व के पृथक रूप में डायरेक्टर जनरल के रूप में संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत मान्यता मिली। 1 अक्टूबर 2004 तक सफ़र को 150 वर्ष तक मनाया गया। 150 वर्ष के रूप में मनाया गया। डाक विभाग की स्थापना इसी समय से मानी जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और 1854 में वायसराय था भारत का लॉर्ड डलहौजी था ये। 1863 में रेल डाक सेवा आरंभ किया गया, यह भी याद कर लीजिएगा। 1880 में मनी ऑर्डर सेवा शुरू किया गया था। आपको PDF दिया जाएगा। पिन कोड की स्थापना 1972 में, ये भी याद कर लीजिएगा। डाक जीवन बीमा प्रारंभ हुआ यह 1984 में। डाक जीवन बीमा प्रारंभ हुआ 1984 में हुआ। स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुआ 1986 से हुआ। आगे देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 3 जनवरी 2002 को इंटरनेट आधारित ट्रैक और टेक्स्ट सेवा शुरुआत किया गया। बस इतना ही क्वेश्चन बनता है। आपको ये PDF दिया जाएगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये लॉर्ड क्लाइव के समय यह शुरू हुआ 1766 में। 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापना किया। 1972 में पिन कोड की व्यवस्था किया गया। 1863 में रेल डाक सेवा आरंभ किया गया। और 2004 में 150 वर्ष मनाया गया। ये आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन भी होगा इसमें। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में, तो भारत में है ये। भारत में कुल डाकघरों का कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो 89% है ये। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ, 1837 में। सार्वजनिक 1837 में हुआ। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत का पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ, तो 1854 में। 1854 में। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुआ, 1885 में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली कब शुरू किया गया, तो 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू किया गया, तो 1986 में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1986 में। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया, 1988 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ किया गया 14 जनवरी 1995 को। भारत में कितने पिन कोड है, पिन कोड जोन कितने हैं, 9। ग्रीन चैनल क्या होता है, स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा के लिए यह ग्रीन चैनल होता है। डाक सूचकांक में कितनी संख्या होती है, तो 6 होती है, 6 डिजिट की। भारत में STD सेवा कब शुरू किया गया, 1960 में। पहली STD सेवा किन 2 नगरों के बीच में हुआ, लखनऊ और कानपुर के बीच में यह हुआ। ये आपका क्वेश्चन है डाक से। आगे देखिए, एक और टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। यह एक विकेंद्रित डिजिटल संपत्ति है और यह वर्चुअल है, आभासी है, और ये इसका कोई मॉनिटर नहीं है। जैसे में वर्चुअल रुपया है, चाहे RBI है, भारत में जो होता है सब रुपये पर कंट्रोल RBI का होता है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है इसका। समझ गया, ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए यह कार्य होता है। जिस तरह पहले हवाला बाजार चलता था, हवाला बाजार,
उसी तरह ये ऑनलाइन व्यवस्था हो गया। हवाला बाज़ार तो ऑफलाइन था, लेकिन ये ऑनलाइन हो गया पूरी तरह। डिजिटल करेंसी बनाने के लिए किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये यह ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करता है ये, और ये वर्चुअल होता है ये। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, तब आप समझिएगा। इसमें जो लिखा गया है उसमें आप पढ़ लीजिएगा बाद में जी। इसमें जो लिखा गया है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, यह पहले हवाला बाज़ार के तौर पर यह चलता था। हवाला बाज़ार जैसे किसी को 10 लाख रुपए देना अमेरिका से भारत में, तो वह भारत में उसका एजेंट बैठा होगा इलीगल तरीके से, तो वह 10 लाख रुपया अमेरिकन को दे देगा अमेरिका में, और अमेरिका वाला यहाँ फ़ोन कर देगा दिल्ली में कि भाई मेरे आदमी को ये 10 लाख रुपया पहुँचा देना है। उसका व्यक्ति यहाँ पर 10 लाख दे देगा और वहाँ पहुँच जाएगा ये, तो उसका भी रुपया उधर मिल गया, यहाँ भी मिल गया। कुछ परसेंट उसको 1, 2, 3 हज़ार रुपया उसको मिल जाएगा। तो बस ऐसे ही हवाला बाज़ार पहले चलता था। अब इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है, बिटकॉइन। जैसे में किसी कोई बैंक की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं से भेजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार को ही पता नहीं होता है कहाँ से कहाँ जा रहा है ये। ब्लॉकचेन के जरिए काम होता है ये। कोई ये जैसे में इसमें कोई किसी को गुपचुप तरीके से कोई ले नहीं सकता इसका रुपया, बिटकॉइन ये, क्योंकि सबके नज़र इस पर रहता है ये। समझ गए? जैसे में आप समझिए, तो बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको पैसा ज़रूरत होगा। एक बार में बिटकॉइन अपने अकाउंट से खरीद लीजिए। 10 लाख रुपए का बिटकॉइन मान लिया मैं खरीद लिया 10 लाख रुपए का बिटकॉइन। अगले साल बिटकॉइन का भाव यानी कि हर सेकंड बढ़ता रहता है इसका, तो 30 लाख रुपया हो गया। मानिए अगले साल 30 लाख रुपया हो गया। अगर किसी आदमी को 20 लाख रुपया पेमेंट करना है, तो मान लें कि 20 लाख रुपया पेमेंट करना है, और हमको 20 लाख अगर हम बैंक में डालेंगे, उसको बिटकॉइन को अगर उसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने बैंक में, तो 30% हमको भारत सरकार टैक्स मार देगा वो। इसके बदले में वही क्रिप्टो करेंसी वह ऑनलाइन के माध्यम से उस व्यक्ति को 20 लाख का दे देगा, और उसका सरकार के नज़र में वो पैसा नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा आरबीआई को कि कहाँ से कहाँ जा रहा है ये। और बिटकॉइन में ये छा गया, पूरी दुनिया में ये छा गया है बिटकॉइन ये। समझिए कि 20%, देखिए 20 लाख हमको 20 लाख किसी को 20 लाख देना है, ठीक है। तो 20 लाख में समझिए कि इसमें 30% टैक्से है। 30% तो कितना हो गया? 6 लाख हमको टैक्स पड़ जाएगा, यानी कि 26 लाख हमको सरकार को देना पड़ेगा। 26 लाख सरकार को हमको देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी समस्या है। 20 लाख के बदले में 26 लाख, उससे बेटर है कि हम बिटकॉइन को ही दे देंगे, तो आरबीआई को पता नहीं चलेगा ये। तो बिटकॉइन के मामले से दुनिया में हर जगह आतंकवादी को फंडिंग से लेकर पूरी दुनिया में ये ब्लॉकचेन बना हुआ है ये। तो भारत सरकार पिछले बजट में 30% टैक्स के लिए बिटकॉइन के लिए बोला था, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये। यही होता है, बिटकॉइन होता है ये। देखिए, जो हवाला बाज़ार था उसी को ऑनलाइन कर दिया गया। बिटकॉइन के जनक पूछा जाता है एग्जाम में, साकोशी नाकामोटो। इसका कोई जानकारी नहीं है। वैसे बोला जाता है कि इसका जन्म 1975 में हुआ था और इसका घर जापान है, लेकिन इसका कोई जानकारी नहीं मिलेगा ये, और इसी ने बनाया है ये। जैसे पूछा एग्जाम में कि फेसबुक का जो बिटकॉइन है कौन सा है? लिब्रा। वेनेजुएला में उसका जो बिटकॉइन है क्या नाम है उसका? पेट्रो। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है ये। बस यही होता है कि ऑनलाइन आभासी है, वर्चुअल तरीके से काम करता है, इस पर कोई सेंट्रलाइज नहीं है। उसी तरह डिजिटल जो रुपया बना है भारत सरकार का, तो उसके सेंट्रलाइज है। आरबीआई उस पर केंद्रित रहता है कि कब उसका ऑनलाइन कहाँ से कहाँ वो जा रहा है, और ये बिटकॉइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ से कहाँ है, यानी कि हर व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ जा रहा है ये। अब आगे देखिए, ये डिजिटल रुपया है तो पता चल जाता है कि आरबीआई के नज़र में रहता है, और आरबीआई इस पर कंट्रोल करता रहता है कि किसको कहाँ शेयर कर रहा है ये, और पूरी तरह सेंटर में रहता है। सेंटर आरबीआई को पता रहता है, आरबीआई को पता है यह किसके पास कितना है, ये पता चल जाता है। बस यही बात लिखा गया है इसमें, समझ गया? अब देखिए, एक होता है डीए। डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है। किसी सरकारी व्यक्ति को मिलता है डीए टीए, तो सरकार प्राइवेट व्यक्ति को ही मिलता है, बड़े बड़े कंपनी में। तो देखिए, महंगाई भत्ता क्या होता है? कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर महंगाई के प्रभाव को समायोजित करने के लिए जो भत्ता दिया जाता है, अतिरिक्त पैसा होता है, उसे ही डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस कहते हैं। तो ये डीए याद कर लीजिए, महंगाई भत्ता होता है जो सैलरी में ऐड करके दिया जाता है।
टीए क्या होता है? यात्रा भत्ता होता है। कहीं कोई व्यक्ति जा रहा है तो वह टीए होता है। सिनेमा देख रहा है, कंपनी के कार्य से जा रहा है, होटल में रह रहा है, होटल में खा रहा है, होटल बिल दे रहा है, भोजन का व्यय कर रहा है, वो सब यात्रा टिकट कर रहा है, तो ये सब टीए में दिया जाता है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ है, और उसके टीए का बाद में वह रसीद देता है, बाद में उसको कंपनी जोड़कर पैसा दे देता है वो, लेकिन रसीद बिल जरूर चाहिए उसमें। समझ गया? यही होता है। तो आपका ये 14 टॉपिक ख़त्म हो गया, इस वीडियो में लिया गया था, और सारा का सारा आपका इकोनॉमिक्स, बस एक और वीडियो बचा हुआ है 1 से 2 और, तो वो ख़त्म ही हो गया इकोनॉमिक्स। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिए, सारा का सारा धीरे धीरे पीडीएफ बन जाएगा, और इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।